हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अपने PW वाली आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं समग्र बुक सीरीज के अंतर्गत। ये सिलसिला हमने शुरू किया था चैप्टर 1 के साथ, और ये सिलसिला आज हम इस चैप्टर के साथ खत्म करने वाले हैं इस सीरीज के साथ। इस आज का जो टॉपिक है, इसी के साथ आपका मेडिवल हिस्ट्री जो एनसीईआरटी का था, वो आपका टॉपिक वाइज हमने कवर कर दिया। आज लास्ट टॉपिक है जिसको कि हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि यू मस्ट हैव एंजॉयड ऑल दीज सेशंस। जो भी सेशंस हुए हैं सबको आपने अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। सो चलते हैं, इसी कवायद को हम लोग अपने आज जो है सो कल्मिनेशन की तरफ लेकर चलते हैं। जो हमने शुरू किया था, इस प्रक्रिया को आज हम लोग खत्म करेंगे अपने इस मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए। सो चैप्टर 20 है आज। इसमें हम पूरी किताब का असेसमेंट और रिव्यू करेंगे, बट दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से ये जो है ना, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है, असेसमेंट एंड रिव्यू करना है कि पूरा का पूरा जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री था, इसका मतलब ये हो गया कि 18th सेंचुरी के अंदर, 18th नॉट 8th सेंचुरी से लेकर और रफली यू कैन से 17th सेंचुरी तक अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुआ है, उन सभी को असेस करना है, उसको रिव्यू करना है। इंडिया के क्या पोटेंशियल्स है उसके बारे में बात करना है। क्या कंटिन्यूटी मिला है, हमें देखने को मिला है, क्या कुछ जो था उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिला है। इन सारी बातों को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसी किताब के अलॉन्ग करेंगे। ठीक है, सो आइए देखते हैं। सो असेसमेंट एंड रिव्यू इज द नेम व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। या हम लोग देख सकते हैं कि इस जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड रहा है हमारा मेडिवल हिस्ट्री का, सिंस 8th सेंचुरी टिल 17th सेंचुरी की बात अगर हम लोग कर लें, तो सोशल लाइफ किस तरीके का हमें देखने को मिला है, पॉलिटिकल लाइफ या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, इकोनॉमिक्स में क्या देखने को मिला है। इसके अलावा यह भी हमें देखना है कि इंडिया जो है कुड नॉट डेवलप as rapidly as the European nations in the economic and scientific fields। कई बार इतिहासकारों के बीच में ये एक डिस्कशन भी होता है, हिस्टोरियंस के बीच में एक चर्चा भी होती है कि अगर पूरे वर्ल्ड में, आई एम टेलिंग यू, सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ, कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की संभावना कहीं अगर प्रबल थी, ठीक है, तो वो थी इंडिया में, नॉट इन ब्रिटेन। ठीक है ना, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें पढ़ना भी है, अपने वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में भी है, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति है वो हमें पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो वहाँ एक क्वेश्चन भी आता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना होता है कि कहीं अगर पोटेंशियल था कि कोई फर्स्ट कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड हो सकता था, दैट वाज इंडिया, नो अदर देन इंडिया। बट व्हाई इंडिया कुड नॉट डेवलप, ब्रिटेन क्यों डेवलप किया एज अ फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन। ठीक है ना, कारण ये था, इंडिया के बारे में बताते हैं कि इंडिया के पास कैपिटल की कमी नहीं थी, इंडिया के पास एंटरप्रेन्योर्स की भी कमी नहीं थी। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया के पास लेबर की भी कमी नहीं थी, रॉ मटेरियल्स की भी कमी नहीं थी। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स इन हिस्ट्री दैट इज डिबेटेड। ठीक है ना, जिसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है। इसमें एक संक्षिप्त चर्चा यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी कि आखिर भारत क्यों नहीं डेवलप हो सका इकोनॉमिकली एंड साइंटिफिकली जितना जो है सो यूरोप हो सका। तो इसके पीछे के जो हिस्टोरिकल फोर्सेस हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, उन सभी के ऊपर भी अपनी चर्चा होने वाली है। ठीक है गाइस, चलिए आइए हम देखते हैं, एक एक करके बातचीत करना शुरू करते हैं। एक और टॉपिक इसमें कवर करना है डेवलपमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड शुड नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि हम जब बात करेंगे इस चैप्टर को, जब आप पढ़ेंगे, ये आपने कभी खुद से पढ़ा होगा, थंब थ्रू क्या होगा, तो आप देखेंगे एक क्रिटिसिज्म आपको दिखाई देता है। क्रिटिसिज्म क्या है, एक आलोचना का पक्ष ये है कि इंडिया के पास पोटेंशियल था बट इंडिया कुड नॉट डेवलप। ठीक है, उसके पीछे कुछ अपने इंडिया के जो इंडिजिनस कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, सोशल फैक्टर्स थे, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, कुछ इवन पॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे, जिसकी वजह से इंडिया डेवलप नहीं हो पाया। बट इसका मतलब नहीं है कि इंडिया वॉज अ डार्क एज। I again repeat, India was not a dark age. Rather, some of the historians, even like Satish Chandra sir, ये भी कहते हैं कि ये सेकेंड क्लासिकल एज इंडिया में देखने को मिलता है 17th सेंचुरी। सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू डिबेट इन द एरिना ऑफ जो स्कॉलर्स हैं, दो हिस्टोरियंस हैं, उनके बीच में ये डिस्कशन का मुद्दा भी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सोशल लाइफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है, हमने आपसे बताया कि सोशल लाइफ का मतलब क्या है, इसको सीधा देखते हैं क्या है कि हमने ये आपसे बताया कि इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करें बॉस तो हमारे लिए क्या है, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो हमें इंडिया के बारे में क्या करना है, यानी कि 8th सेंचुरी से अगर हम लोग बात करें, 8th सेंचुरी, ठीक है ना, 750 अब इन द अर्ली मेडिवल इंडिया से लेकर अगर हम रफली बात करें तो 18th सेंचुरी।
कह सकते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। 1707 में औरंगजेब मरा, 18th सेंचुरी की शुरुआत हो गई, तब तो बोलते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री रहा, ठीक है ना। मतलब एक टेक्निकल डिवीजन है, कैटेगराइजेशन है मिडिवल हिस्ट्री का, दैट इज 750 टू 707, ठीक है ना। सो इट वाज जस्ट द बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी। सो यू कैन से कि 17th सेंचुरी तक, यानी कि 1600 ईस्वी तक, 17 नहीं 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी तक हम देखते क्या है कि हमारे पास मिडिवल हिस्ट्री रहा, ठीक है। सो रफली वी कैन टेक इट एट 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी तक, ठीक है। इस पीरियड में हमको ये देखना है कि क्या क्या बातें थी, ठीक है ना, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो हमें देखना है। क्या उनमें से कुछ कंटिन्यू हो रहा है, क्या उसके अंदर जो कंटिन्यू जो उस समय के प्रैक्टिस थे उसमें कोई चेंजेस हमें देखने को मिला है, क्या कुछ ऐसे भी फैक्टर्स थे जो उस समय के जो भी जो सोशल प्रैक्टिसेस थे या फिर अदर कुछ प्रैक्टिसेस थे जैसे लाइक कल्चरल प्रैक्टिस, उसे कुछ दूसरे जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे वो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला टॉपिक मुद्दा है हमारा जो बात करना है दैट इज इन सोसाइटी, हम बात करेंगे। जब ऐसे ही हम सोसाइटी के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास दो मुद्दे होते हैं जिसको हमें देखना होता है। एक तो होता है कास्ट का मुद्दा, ठीक है ना, कास्ट इश्यू देखना होता है। दूसरा हमारे पास होता है विमेन इश्यू, ठीक है, विमेन इश्यू। सो दो मुद्दे होते हैं हमेशा इंपॉर्टेंट। कास्ट में एक होता है प्रिविलेज्ड, दूसरा होता है अनप्रिविलेज्ड, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो जैसे जो सबसे पहला एलिमेंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करें वो दिस इज कॉल्ड योर सोसाइटी, ठीक है ना। सोसाइटी है, सोसाइटी में जब भी हमें बात करना हो, ये आप भी ध्यान रखिए, एक जनरल बात याद रखिए, इवन फॉर मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप इस बात को ध्यान में रखें कि हमेशा कि कास्ट में जब भी हमें बात करना होगा बॉस, तो हमें क्या बात करना है, हमें एक तरफ तो बात करना है दैट इज अबाउट द कास्ट सिस्टम, ठीक है ना, कास्ट के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में बात करना है, ठीक है। दूसरा हमें देखना होगा कि कास्ट सिस्टम के अलावा अगर हम लोग यहां बात करें तो हमारे पास जो बात होगी वो होगी कास्ट सिस्टम के अलावा क्या, दैट इज कॉल्ड विमेन। विमेन का इश्यू हमें देखना होगा। अब जैसे ही हम लोग कास्ट की तरफ आ जाते हैं तो कास्ट में हमें क्या देखना होता है, कास्ट की तरफ अगर आ गए तो एक तो हमें दिखाई देगा प्रिविलेज्ड क्लास, प्रिविलेज्ड क्लास, पीसी का मतलब प्रिविलेज्ड क्लास, प्रिविलेज्ड क्लास। और एक जो हमारे पास दिखाई देता है वो होता है हमारे पास क्या, अनप्रिविलेज्ड क्लास। वो हमारे पास क्या है, अनप्रिविलेज्ड क्लास, ठीक है। ऑल्दो हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ, सोसाइटी में। सोसाइटी के अंदर जब हम लोग बात करें तो कास्ट इज अ सोशल कॉन्सेप्ट और क्लास इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्लास इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आपके लिए क्लास, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट ऊपर क्लासेस के बारे में अगर हम लोग बात करना शुरू करें तो हमारे पास क्या है कि अगर हम यहाँ बात करें दे आर कॉल्ड ब्राह्मणास, ठीक है ना, ब्राह्मणास। और यू कैन से द्विजास इन वर्णाश्रम, ठीक, द्विजास का मतलब क्या हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्यास, ठीक है। उनका कंडीशन क्या था, दे वर द प्रिविलेज्ड ग्रुप्स, यानी कि अपर जो आपके पास वर्णास थे, जब कास्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वर्णास का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कास्ट सिस्टम के अंदर, तो हम देखेंगे देयर वाज अ ग्रुप, ठीक है, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ द कास्ट, ठीक है ना, जिनके पास प्रिविलेजेस थे, सो दे बिकम प्रिविलेज्ड क्लास, ठीक है। तो एक तरफ प्रिविलेज्ड क्लास के बारे में बात करें, ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास जब हम लोग बात करते हैं अनप्रिविलेज्ड कास्ट के बारे में और यू कैन से क्लास के बारे में, तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द शूद्रास, ठीक है ना, दिस वाज इन द वर्णा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एंड वी आर कमिंग, व्हेन वी आर कमिंग इनटू द कास्ट सिस्टम, ठीक है, तो हमारे पास वो कितने हो गए, वो सारे के सारे डाउन ट्रोडन पीपल हो गए जो कलेक्टिवली टुडे दे आर नोन एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है ना, बिकॉज ओबीसीज आर द मिडिल कास्ट, ठीक है ना। सो नॉट वी आर गोइंग टू इनटू दैट डिस्कशन, ठीक है, बट यहां आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करें प्रिविलेज क्लास का मतलब दैट इज कॉल्ड द ब्राह्मणस, अंडर प्रिविलेज क्लास का मतलब हो गया कास्ट और क्लास यू कैन से, तो वी आर टॉकिंग अबाउट शूद्रास, बट शूद्रास इन वर्णा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बट अनटचेबल्स आर इन कास्ट सिस्टम, ठीक है ना, शूद्रास इन वर्ण व्यवस्था, ठीक है, एंड अनटचेबल्स आर इन जो उसके डिफरेंट कास्ट निकल करके आए, ठीक है ना, व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग द मेनियल जॉब्स, ठीक है, तब वो कास्ट सिस्टम में प्रोलिफरेशन उनका होना शुरू हो गया। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिजेस की वजह से उनका जो है प्रोलिफरेशन जो है सो अनटचेबल्स में होना शुरू हो गया, अंतजाज में होना शुरू हो गया, ठीक है। ये सिंस द एंशिएंट टाइम ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड द what unprivileged class। तो नाउ माय कंसर्न इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री इज कि हमें ये देखना है कि जब हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो वी हैव टू ब्रॉडर टर्म्स, वन इज योर कास्ट सिस्टम कि भाई जाति व्यवस्था कैसी थी, एंड दूसरा हमारे पास क्या था, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन, ठीक है ना। अब नाउ when we are coming into the fold of women, जब हमें women के बारे में डिस्कस करना है यार, तो यार यहां भी कोई बातें आ जाती हैं, उसको भी थोड़ा देखना होगा, क्या बातें क्या है उसको भी देखते हैं। इसमें जो है हमारे पास जो बातें होंगी यार वो हैं क्या, ये आप देखिए, वह हमारे पास यार दो है, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा यार, मजा आएगा, ठीक है, एक लव ट्रायंगल करना जरूरी है, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं इस ट्रायंगल में कौन कौन सा आएगा। सो देखिए क्या है इस ट्रायंगल में हमारे पास, थोड़ा सा वो देखेंगे कि एक तरफ जो हमारे पास है वो कौन है,
फॉरगेट अबाउट इट। चलो, एक तरफ हमारे पास है ये थोड़ा सा हाँ, एक तरफ हमारे पास हो गया कौन, वो हो गया कौन, हिंदू वुमेन, हिंदू, और दूसरी तरफ जो हमारे पास हो गया कौन, वो हो गया मुस्लिम, मुस्लिम वुमेन। ठीक है, अब इस हिंदू के अंदर भी जस्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्टिविटी ऑफ द कास्ट सिस्टम हमारे पास देखेंगे कि अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट। ठीक है, सो यहां भी हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड योर अपर कास्ट एंड दिस इज योर लोअर कास्ट। यानी कि पोजीशन ऑफ वुमेन को भी अगर आपको देखना होगा, इसके कई डायमेंशन बन के आएंगे। पहला तो आपको देखना होगा कि व्हाट वाज द पोजीशन एज अ होल इन हिंदू फोल्ड, पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू फोल्ड, एंड व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इस्लामिक फोल्ड। And now again, just because of the influence of or the impact of the caste system, ठीक है ना, कास्ट सिस्टम की वजह से देखेंगे कि अपर कास्ट में वुमेन का कंडीशन क्या था, लोअर कास्ट में वुमेन का क्या कंडीशन था। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्कस अबाउट द वुमेन। ठीक है, तो ये एक अप्रोच भी है जो कि आप अपने साथ मेंस में कैरी कर सकते हैं। ठीक है ना, व्हेनेवर यू हैव टू डिस्कस अबाउट द सोसाइटी ऑफ एनी गिवन पीरियड, ठीक है ना, देन यू कैन डिवाइड इट। इट्स अ वेरी जनरल बट वेरी यूजफुल जनरल डेफिनेशन। ठीक है, सो कास्ट सिस्टम, द अपर कास्ट, the lower caste, privileged class, unprivileged class, ठीक है ना, class, but mind it, class is an economic concept, again I'm telling you, and the caste is a social concept, right? And the women के बारे में बात करें तो हमारे पास again Hindus, women में बात करना है, Islamic fold में बात करना है, and again, ठीक है ना, हमें बात करना है upper class women and the lower class women। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आप इंडिया को पोर्ट्रे कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपके मेंस के एग्जामिनेशन में आएगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, अगर इतनी बातों को अगर आपने ध्यान में रखा है तो। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द स्लाइड्स। ठीक है, अब हम लोग स्लाइड्स के ऊपर आ जाते हैं। तो हमें देखना है कि कास्ट जो है ना, अब कास्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, कुछ पॉइंट्स को डाल लेते हैं। तो कास्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम देखेंगे जो कास्ट सिस्टम है बॉस, वो हमारे पास क्या है। कास्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कास्ट सिस्टम जो हमारा है ना, कास्ट सिस्टम वो कंटिन्यू करता है डोमिनेट करना, दैट इज फाइन। ठीक है, डोमिनेट करा। अब ये क्या है, ये इसको एम्फसाइज करने का मतलब क्या है। सेकेंड लाइन आप देखेंगे, चैलेंज पोस्ड इट टू बाय इस्लाम। व्हाट डू मीन बाय दिस, ठीक है ना, हाउ यू आर लुकिंग इनटू दिस फ्रेज, ठीक है ना, कि कास्ट सिस्टम कंटिन्यू टू डोमिनेट डिस्पाइट चैलेंज पोस्ड टू इट बाय इस्लाम। इसका क्या मतलब है बॉस? तो आप लोग सही समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने काफी कुछ पढ़ा है। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है ना, द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसको बोलते हैं ना कि हम भाईचारे पर आधारित हैं, संप्रभु भाईचारा, यानी कि एवरीवन इज इक्वल, हर कोई भाई भाई है। तो हम और मेरे भाई में क्या फर्क होगा, माता पिता एक, हमारा जाति एक, हमारा सब कुछ एक। ठीक है ना, मतलब एवरी कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें, तो व्हेन एवर, जब तक हम लोग whenever we are with our friends, ठीक है ना, अब फ्रेंड्स नॉट पेरेंट्स, तो हमारा जो पोजीशन है वो बराबरी का है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से इस्लाम के अंदर हम देखें तो बात क्या है, कॉन्सेप्ट है किसका, ब्रदरहुड का। तो ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट होने का मतलब सीधा और साफ बात ये है कि हम सभी लोग इक्वल हैं। इनइक्वालिटी तो हमारे यहाँ दिखाई दी गई, वर्ण स्ट्रक्चर में दिखाई दे गया, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास। ठीक है, तो कहा गया कि इस्लाम के आने के बावजूद भी हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो डोमिनेट करता रहा। इस्लाम, बिकॉज इस्लाम वाज प्रीचिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है ना, इन स्पाइट ऑफ दैट प्रीचिंग हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम कंटिन्यू करा। ठीक है, सो बात समझ पा रहे हैं, यानी कि थ्रू आउट द मिडिवल इंडिया आप देखेंगे क्या कि जो सोसाइटी है एंड द पॉलिटी है दैट वाज डोमिनेटेड बाय द इस्लामिक एलिमेंट्स। ठीक है ना, चाहे वो टर्क हो चाहे वो मुगल्स हो। ठीक है, इन सभी के बावजूद भी जो सोशल प्रैक्टिसेस हमारा था दैट वाज डोमिनेटिंग इन दिस सोसाइटी। ठीक है ना, दैट वाज द कास्ट सिस्टम। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? तो ये पॉइंट यहां बताया गया कि ये सिस्टम हमारे यहां चलता रहा। ठीक है, नाउ लॉस ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय द राजपूत्स। ठीक है ना, दूसरी बात क्या है कि जब हम कास्ट सिस्टम के बारे में बात करें कि कास्ट सिस्टम हमारे यहां मजबूत रहा इस्लाम के आने के बावजूद भी, इस फैक्ट को तो समझ लिया। दूसरा ये कहा गया कि जो पॉलिटिकल पावर था हमारे पास राजपूत्स का, उनके डिक्लाइन होने के बाद भी कास्ट सिस्टम बना रहा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि जब वर्णा सिस्टम हम लोगों ने कभी डिस्कस किया होगा, ये कभी हमने पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्रास। ठीक है ना, ब्राह्मणास का मतलब क्या है, दे वर सपोज्ड टू बी द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी। सो वो क्या करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, यज्ञ करेंगे, आदि करवाएंगे। छत्र उठाने का काम, यानी कि प्रोटेक्शन करने का काम, एम्पायर बिल्डिंग का काम, एम्पायर को प्रोटेक्ट करके रखने का काम, ये कौन करेगा? दैट वुड बी डन बाय द क्षत्रियास। ठीक है ना, तो क्षत्रियों को करना है। तो इसलिए क्षत्रियों का एक परम धर्म था, दैट वाज देयर अल्टीमेट ड्यूटी। ठीक है ना, कि वो क्या करेंगे, उनको ये करना था कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है
जो वर्णा सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखें। इसका मतलब क्या है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्रास, इट वाज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द क्षत्रियास और द राजपूत लेटर ऑन, ठीक है ना, जो जिम्मेदारी आ गई कि इसको वो मेंटेन करके रखें, ठीक है। अब उनका जो पॉलिटिकल पोजीशन डिक्लाइन करेगा तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली ये जो वो मेंटेन कर रहे थे उसको भी डिक्लाइन करना चाहिए, बट इट कुड नॉट डिक्लाइन, ठीक है ना, रादर क्या है, ये अभी बनता रहा, चलता रहा, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम देखेंगे राइज ऑफ इस्लाम इन इंडिया या कमिंग ऑफ इस्लाम इन इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इन इंडिया एंड द डिक्लाइनिंग पॉलिटिकल पावर ऑफ द राजपूत्स, हमारे यहाँ सोसाइटी पर कास्ट सिस्टम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, फिर भी कास्ट सिस्टम चलता रहा। नाउ हमने देखा क्या, अब देखिए कुछ और बातें हैं, हम देखेंगे क्या कि ऑल द नाथपंथी, जोगीज एंड भक्ति सेंट्स वेहेमेंटली क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। इसके अलावा आपने देखा होगा भक्ति मूवमेंट जब हम पढ़े तो देवर भक्ति सेंट्स आल्सो, ठीक है ना, कई भक्ति संत भी थे, उन लोगों ने जम के भी आलोचना करनी शुरू की, नो जाति प्रथा, ठीक है, कोई जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कई तो आप देखेंगे जो सेंट्स थे वो क्या है, दे वेर व्हाट, दे आर कमिंग फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। दद्दू दयाल आपने देखा होगा, नाम सुना होगा आपने, कबीर के बारे में सुना होगा, कई के बारे में आपने सुना है, तो देखेंगे दे आर कमिंग फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। इवन द जेंडर बायस भी नहीं दिख रहा है, इवन मीरा जो कि वुमेन है, सी इज ऑल्सो अ भक्ति सेंट। इन सभी के बावजूद भी हम देखें क्या कि डे टू डे लाइफ में जो है हमारे पास क्या है, कास्ट सिस्टम हमारा चलता रहा अक्रॉस द मिडिल इंडिया, ठीक है। सो दैट वी डिस्कस्ड हियर, ठीक है। इन लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है, ऑल ब्राह्मणास एडवोकेटेड द पाथ ऑफ डिवोशन एज द वे टू साल्वेशन फॉर ऑल कास्ट, स्पेशली फॉर द शूद्रास। अब रही बात तो एक कारण तो ये भी समझ में आता है बस कि जब हमने ये बात तो करी कि ठीक है व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ द कास्ट एट दैट टाइम, ठीक है ना, सिस्टम क्या था कास्ट सिस्टम का हमारे पास, ठीक है। तो हमने देखा कि जो था वो फर्दर कॉन्सोलिडेट करता है, कंटिन्यू करता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, तो इसके पीछे की वजह यह है कि आपने देखा था कि जब भक्ति मूवमेंट का राइज होता है, भक्ति मूवमेंट चलता है, तो भक्ति मूवमेंट वाज सम, इट्स वन ऑफ द कैरेक्टर्स यू कैन से कि आप देखेंगे उसके अंदर कुछ रिफॉर्मेशन भी हुआ। वो रिफॉर्मेशन लेके भी आता है कि कुछ जो गड़बड़ियां थी हिंदू फोल्ड के अंदर उसको उसने निकालने की कोशिश करी, और जो रिलीजन है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी जस्ट टू काउंटर। आपको याद होगा जब मैंने सूफीज्म के ऊपर बात किया था, इस्लाम के ऊपर बात किया था, तो जब ऑनस्लॉट हो रहा था तो उसको काउंटर करने के लिए हमने रिफॉर्मेशन भी किया, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कि सुद्रास वे देवर अलाउड, ठीक है ना, साल्वेशन, ठीक है ना, उनको दिया गया। तो यहां हम देखेंगे क्या कि ब्राह्मणास एडवोकेटेड द पाथ फॉर डिवोशन एज द वे टू साल्वेशन फॉर ऑल द कास्ट एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स शूद्रास। पहले नहीं था, उनको यह अधिकार ही नहीं था, मोक्ष का अधिकार ही नहीं था, उनको साल्वेशन का राइट ही नहीं था। इसका मतलब क्या है कि देयर वाज सम काइंड ऑफ रिफॉर्मेशन विद इन द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म इटसेल्फ, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम देखेंगे क्या कि ये जो हमारा प्रोसेस था वो और मजबूत हो गया। कास्ट सिस्टम का कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ चलेगा। आपका ये साधु संत भी आए, हमारे यहाँ इस्लाम भी आया, राजपूत का डिक्लाइन भी हुआ, इस सब के बाद भी कास्ट सिस्टम कंटिन्यू होता चला गया, ठीक है ना। इतनी बातें समझ गए। लेकिन हाँ, कास्ट सिस्टम के अंदर एक बात और भी बनी रही कि देखेंगे कि जो प्रिविलेज क्लास है वो प्रिविलेज क्लास रहा। इसका मतलब जो ब्राह्मणास थे एट द टॉप, दे वर ऑन द टॉप, ठीक है ना, एंड जो आपके पास लोअर स्ट्रेटा था वो अभी भी लोअर स्ट्रेटा में रहेगा, दैट इज मोर और लेस अनप्रिविलेज्ड, ठीक है। कुछ प्रिविलेजेस मिल गए बट नॉट ऑल दोज प्रिविलेजेस जो कि एंजॉय किया जा रहा है ब्राह्मणास के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम देखेंगे कि कुछ रिफॉर्मेशन आने के बावजूद भी, भक्ति के आने के बावजूद भी, कई रिफॉर्मेशन होने के बावजूद भी, कि जो जो सोशल इनइक्वालिटी था दैट वाज ऑलरेडी देयर, ठीक है। दिस इज द क्रक्स। नाउ हाउ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट न्यू सब ग्रुप्स emerged. What do you mean by that, boss? इसका क्या मतलब है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। अभी देखिए इसका मतलब क्या है कि यार जो कास्ट सिस्टम हमारा है ना, कास्ट सिस्टम के बारे में बात करें तो ये और कॉन्सोलिडेट होता जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो दिस इज बीइंग कॉन्सोलिडेटेड, ये और कॉन्सोलिडेट हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो फर्दर ये क्या हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो रहा है, ये फर्दर बढ़ता जा रहा है यार, ठीक है। ये और भी ज्यादा हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा और बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इसका सीधा सा मतलब यही है भैया कि जो कास्ट सिस्टम है ये और ज्यादा बढ़ गया हमारे पास, ठीक है ना,
ये हम देखेंगे क्या, ये और ज़्यादा बढ़ गया, प्रोलिफरेट करता चला गया। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है यार? इसका मतलब हमारे पास बस यही समझ में आ रहा है भैया कि दिस वॉज अ कास्ट सिस्टम, दिस वॉज कास्ट, ठीक है ना, कास्ट था। इसका मतलब ये छोटे छोटे बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बेसिकली क्या है, दिस इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ द कास्ट, proliferation of the caste, proliferation of the castes होगा, of castes. Why this caste? यानी कि कास्ट का जो टोटल नंबर है दैट इज ग्रोइंग इन साइज, डिफरेंट कास्ट आर इमर्जिंग। क्यों? बिकॉज ट्राइबल्स were brought into the Hindu fold, new professions new professional groups coming up, ठीक है, लाइक कास्ट था, पढ़ने लिखने का काम, न्यू प्रोफेशनल ग्रुप, ट्राइब्स को भी हिंदू फोल्ड के अंदर लाया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नाउ यू कैन हैव देम। आपने देखा रीजनल सेंटिमेंट्स, ग्रोथ ऑफ रीजनल सेंटिमेंट्स, रीजनल सेंटिमेंट, मराठा, राजपूताना में राजपूत्स, सेंटिमेंट्स एंड ऑल अदर फैक्टर्स, ठीक है ना। उसकी वजह से हम देखते क्या है कि जो नंबर ऑफ द कास्ट है वो फर्दर प्रोलिफरेट करता चला जा रहा है, उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। इट इज ग्रोइंग इन नंबर्स, इट इज ग्रोइंग इन साइज, यू कैन से, ठीक है ना। सो जो कुछ भी आपकी लैंग्वेज होगी उसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ द साइज, जो नंबर है ऑफ डिफरेंट कास्ट दैट वाज ग्रोइंग because the subcastes are emerging. And why the subcastes were emerging? So there is a different social factor at that time that were contributing for the emergence of different new castes just because of what? Different groups, tribal groups आ गए भैया हमारे यहाँ, उनको हिंदू फोल्ड में हमने ले लिया, ठीक है। हमने फिर न्यू प्रोफेशनल ग्रुप्स को ले लिया, हमारे अंदर रीजनल सेंटिमेंट्स की वजह से कई न्यू कास्ट आ गए, एटसेट्रा, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ हम देखेंगे क्या कि इस समय जो कास्ट सिस्टम था सिंपली वो फर्दर कंसोलिडेट करता है, ठीक है। इज इट ओके नाउ? सो ये बातें इधर, ये सारी बातें इधर लिखी गई है, ठीक है। ओके नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट, नाउ भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट। अभी हम देखेंगे क्या कि नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ, not position rather, what was the condition of the society at that time. Bhakti and Sufism gradually brought about a better understanding of the fundamental tenets of Hinduism and Islam. What do you mean by that? हाँ, क्या मतलब है इसका? कुछ मतलब है ना? इसका मतलब बस ये है कि हमारे यहाँ डिफरेंट फेथ, डिफरेंट सेक्ट, डिफरेंट बिलीफ के लोग हैं, लेकिन उनके बीच में क्या है बाबा? उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ द कॉमनैलिटी जो अंदर क्या करेगा, आगे चलकर क्या करेगा, हमारे बीच में जो कोहेशन है उसको और भी मजबूत करेगा। हमारे जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर यूनिटी के एलिमेंट को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है ना। एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली played or done by the Bhakti and Sufi sense. The Bhakti and Sufism gradually brought about a better understanding among whom? किसके लिए, किसके बीच में? This is of course Hindu and Muslim, ठीक है। So fundamental tenets of the Hinduism Islam, underlying the fact that they had a great deal of similarity, of course resulted in greater spirit of mutual harmony. So that was my concern, ठीक है ना। In spite of such a big डाइवर्सिटी यू कैन से, ठीक है ना, इतनी ज्यादा हमारे अंदर डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे पास क्या है, देयर वाज म्यूचुअल टॉलरेंस एंड द हार्मनी, ठीक है ना, वाज देयर। दैट्स द थिंग। अच्छी बात तो यही है व्हाट मेक्स इंडिया इंडिया, ठीक है ना। इंडिया के बारे में तो आपको बस ये पता ही होगा ना, जब देश आजाद हुआ तो यूरोप वाले टेलीस्कोप लगा के बैठे हुए थे, यूं ढूंढ रहे थे कि इंडिया जो अभी 1947 में हमने इनको दे दिया, खुश कर दिया, जाओ बेबी तुम लोग राज करो, ठीक है ना, जो इंडिया हमारे पास है। बट दे वर वेटिंग कि कब इंडिया डिक्लाइन करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा, नॉट डिक्लाइन, डिसइंटीग्रेट करेगा, यानी इंडिया टूट टूट के बिखर जाएगा। इंडिया वुड बी समथिंग लाइक बाल्कनाइज्ड स्टेट, सब अलग अलग हो जाएगा। बट उनको ये पता नहीं था कि हमारे अंडर जो हमारा जो बेडरॉक है, जो हमारे अंदर है, वो हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है, ठीक है ना। और इसके पीछे बहुत ही ज्यादा जो है, हम बात करें तो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स है दैट एक्चुअली आर ऑपरेटिंग टू कीप इंडिया
आज इंडिया। ठीक है, ओके, ये बातें हो गई, कई चीजें होती रही, सब चलता रहा, सब ना इधर चलेगा चलेगा, ये सारी बातें होने दो। ऑल्सो ब्रॉट अबाउट इंपॉर्टेंट चेंज इन द अप्रोच टू रिलीजन, ये सारी बातें वही सोनू सबने समझाया कि भाई सबके लिए होना चाहिए, सभी एक है, सभी थिंग, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द ट्रू फेथ देन टू द फॉर्मल ऑब्जर्वेंसेस का मतलब ये होता है कि देखो भाई, तब हम देखेंगे ना कि साल्वेशन के डिफरेंट वेज आने शुरू हो जाएंगे। पहले से भी हिंदुइज्म के फोल्ड में था ही। कोई कहता है कि भाई हमें उद्धार के लिए, मोक्षा के लिए क्या चाहिए बाबा, हमें तो भक्ति करना है। कोई कहता है कि भक्ति मार्ग पे चलो। कोई कहता है कर्म करो। कर्म का मतलब क्या होगा, दैट परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिचुअल्स। कोई कहता है कि नहीं योगा करो, कोई कहता है भक्ति, कोई कहता है कर्म, कोई कहता है मतलब कर्म कांड, भक्ति, कुछ भी, मेडिटेशन, देयर आर डिफरेंट वेज। ठीक है, ये जो भक्ति एंड सूफी सेंट्स आए, उन्होंने रिलीजन को और भी सिंप्लीफाई कर दिया। व्हाट डू मीन बाय भक्ति, बताया ना भक्ति के बारे में क्या है। भक्ति इज नो वन, भक्ति क्या है, दैट इज कॉल्ड इंटेंस डिवोशन। इंटेंस डिवोशन टुवर्ड्स whom, किसके प्रति, टुवर्ड्स वन अडोरेबल गॉड। कोई रामपंथी है, कोई कृष्णपंथी है, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द भक्तिज्म, ठीक है ना। तो कहा कि बस आराध्य में, जो आपके अडोरेबल गॉड में रमे रहिए उसी के अंदर, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं, बस आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, आपका जैसे अपने ईश्वर के साथ, अडोरेबल के साथ रीयूनियन हो गया, यू विल फ्री फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली फेटर्स, you will attain a blissful stage of your life, ठीक है ना। and that is what your salvation। भगवान वहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। सुना होगा आपने, इस समय के बहुत सारे 15 सेंचुरी के, 14-15 सेंचुरी के जो संत हैं, भगवान ना इधर मिलेंगे ना उधर मिलेंगे, भगवान इधर ही मिलेंगे। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। सो ये कहा, सो लेइंग ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द ट्रू फेथ दैन टू द फॉर्मल ऑब्जर्वेंसेस, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ रीजन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये पूरा भक्ति तुमने पढ़ा ही है। कोई बांग्ला में कर रहा है, कोई मराठी में कर रहा है, कोई पंजाबी में कर रहा है, कोई अवधी में कर रहा है, कोई हिंदी में कर रहा है, कोई जो है तमिल में कर रहा है, कोई तेलुगु में कर रहा है, कोई कन्नड़ में कर रहा है। सो इससे रीजनल लैंग्वेजेस का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, सो दैट इज वन अंडरस्टैंडिंग रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। But the excessive concern with the religious and spiritual affairs result in setback to the growth of rational sciences। कहते हैं ना बाबू कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। एक तो हमने दिखाया सामने का, और ये देखो इतना इतना कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ नेगेटिव भी तो होगा ना। कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, कहते हैं ना कि कुछ परफेक्ट, कुछ भी आइडल नहीं होता बॉस। ठीक है, कुछ भी चीजें आइडल नहीं होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्या गुरुजी बता रहे हैं। गुरुजी ने बताया कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग बात करें तो एक सिक्के के दो पहलू हमारे पास हैं। अरे बड़ा मजा आ रहा है, नई चीज सीखा हूं तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, आप लोगों को सीखो। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग दिस वन। ठीक, अगेन ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूं। ओह ओके, ना, सो डन। एनीवेज, ये तो बन गया बॉक्स यार। ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू बताने थे हमें। हाँ, तो कौन सा पहलू लें। ठीक है, अगर हमने गुरुजी ने दिखाया आपको ये वाला पहलू, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ, तो इसका जो बैक साइड वाला है, दिस वाला पार्ट, ठीक है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है वो क्या है, दैट इज डार्कर ऑल्सो। ठीक है, ये ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ है। ठीक है, तो इसका डार्कर साइड भी कुछ होगा, डार्कर साइड भी होगा ना, होगा, क्यों नहीं होगा। जब ये पूरा चमकता हुआ है, ठीक है, तो इसके पीछे कुछ छांव भी होगी। ठीक है ना, ये रोशनी है तो पीछे तो शैडो बनना ही बनना है। ठीक है, तो हमने बताया कि भैया इतना सब कुछ हमने देखा, हमारे पास यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन एवरीथिंग। ठीक है, रिलीजन वाज प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल। ठीक है, सब कुछ चल रहा था, रिलीजन वाज सिंपल। बट ये जो रिलीजियस डेवलपमेंट हो रहा था थ्रू इन द फॉर्म ऑफ व्हाट आई से सूफीज्म एंड जो भक्ति मूवमेंट्स के थ्रू जो हो रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो रैशनल हमारी थिंकिंग थी अबाउट what I say about the space, about the development of scientific temperament, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं लिमिट कर गया। हम हर चीज में डिविनिटी देखने शुरू कर दिया। जैसे बताऊं क्या, जैसे बताओ, आपने देखा कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है ना, तो उसमें हमने देखा आज अगर हम पढ़े लिखे लोगों की भाषा में बात करें तो हम देखते क्या है कि दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनन, है ना। लेकिन जिस समय मनुष्य ने इस रहस्य को सुलझाया नहीं, तो ये क्या था, इसके अंदर डिविनिटी डाल दी गई, देवत्व डाल दिया गया।
ठीक है। और बताया गया कि सम डिवाइन फोर्सेस हैं जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। और तब बोला कि राहु और केतु के बारे में आपने सुना ही हो, उनके बारे में कि भगवान सूर्य को पकड़ लेते हैं तो उसकी वजह से सब होता है। उस समय आप देखेंगे इम्प्योर रेज आते हैं तो आपके ऊपर आएगा, तो आपको नहाना चाहिए उस सूर्य ग्रहण के बाद, फिर घर का जो खाना है उसको बाहर रख देना चाहिए, फिर पवित्र खाना बनाना चाहिए, पूरा किचन धुलता है, फिर खाना बनता है, एटसेट्रा। बट आज की तारीख में आपको मालूम है कि इसके अंदर, क्योंकि पहले क्या था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी नहीं थी। पहले यह था कि सूर्य जो है, आर्यभट्ट से पहले, कि सूर्य जो है वो केंद्र में है, ये नहीं था, बल्कि पृथ्वी केंद्र में, सूर्य चारों चक्कर लगा रहा है। जब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आया तब बताया गया सूर्य केंद्र में और पृथ्वी चारों चक्कर लगाया जा रहा है, तब जाके मिस्ट्री डिमिस्ट्रीफाई हो पाई। ठीक है, कि अब हम समझ पाए कि हाँ ठीक है, सूर्य ग्रहण कैसे हो रहा है, चंद्र ग्रहण कैसे हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे रिलीजन हमारा डेवलप किया तो इसके कुछ पक्ष भी आए, तो दूसरा डार्कर साइड क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम क्या हो गए, नीचे आ गए। तो डार्कर साइड में क्या है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो हमारा डिक्लाइन कर गया। ये इसका डार्कर साइड है। ठीक है, समझ पा रही है ना। तो यही बातें यहां पर, बट एक्सेसिव कंसर्न रिलीजियस, ये बातें हो गई हमारी ना। अब अजय, हमने ये तो बात कर लिया हमने सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। सोसाइटी अभी खत्म नहीं हुआ, सोसाइटी में थोड़ा सा विमेन के बारे में बात करना है। विमेन के बारे में तो बात किए बिना होगा नहीं। महिलाओं की स्थिति क्या होगी, थोड़ी सी और डिक्लाइन करेगी। ठीक है ना, वो थोड़ी सी और कमती चली जाएगी। ठीक है ना, जो विमेन है वो सेक्युलरेटेड हो जाएंगे। और सेक्युलरिज्म का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पर्दा। पर्दा का सबसे मतलब ये जो आप जानते हैं अपना, वो आपके पास वो जो होता है वेल्ड होना, जिसको बोलते हैं घूंघट काइंड ऑफ। ठीक है ना, ताकि वो आप बिल्कुल, यानी कि देवर इन द सेक्युलरिज्म। ठीक है ना, पर्दा सिस्टम बिकम वेरी मच आई मीन strong at that time. So it was a very strong practice at that time actually. ठीक है ना, तो पर्दा became more widespread. हिंदू वुमेन वे नॉट एबल टू क्लेम द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये भी उनके पास है, रीमैरिज का राइट उनके पास नहीं था। ठीक है ना, विधवा हो गई तो या तो आप सती हो जाइए या नहीं तो विधवा का जीवन व्यतीत कीजिए। यू विल नॉट हैव द राइट टू रीमैरी। ठीक है ना, सो not able to claim the right of remarriage or share in their father's property with Muslims women had। ठीक है ना, और उनको ना बताया कि राइट प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का राइट भी नहीं था। लेकिन हाँ, जो मुस्लिम वुमेन थी दे वर एंजॉयिंग व्हाट दीज राइट्स। ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि आपको हिंदू फोल्ड और इस्लामिक फोल्ड में भी देखना होगा कि पोजीशन ऑफ वुमेन क्या था, अपर कास्ट में क्या है, लोअर कास्ट में, एटसेट्रा। ठीक है, अब देखें इनफैक्ट दीज राइट्स वर डिनाइड मोर एंड मोर इवन टू द मुस्लिम वुमेन आल्सो। ठीक है, तो ये भी बात है, बट दैट वाज, इसका मतलब ये है कि दैट वाज नॉट इवन एनकरेजिंग इवन द इस्लामिक फोल्ड। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल एरिना। ठीक है ना, पॉलिटिकल में देखते हैं पॉलिटिकल का मतलब क्या है साहब, क्या होगा ये भी देख लेते हैं। देखिए क्या है इसको समझा ही देते हैं। देखिए पॉलिटिकल फील्ड में क्या है बाबा, आ जाइए हम लोग देखें पॉलिटिकल फील्ड में क्या है हमारे पास। देखो यार, पॉलिटिकल फील्ड में हमारे पास क्या है, मजा नहीं आ रहा है इसमें, पहले तो मैं ये आऊंगा। एक ट्रायंगल अच्छा वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। वाई इट्स, ये क्या हो गया, नो वेज, इसमें मजा नहीं आया। ओके, ये देखो इसी से करते हैं काम। अब ये हमारे यहाँ क्या है, सर्स एंड मैम्स। मिडिवल इंडिया में इस्लाम वाज अ डोमिनेंट रोल, आई मीन रिलीजन। पॉलिटिकल में भी फिर हम देखेंगे सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटी, कल्चर, एवरीथिंग। एक तो हमारे पास आए कौन, टर्क्स। टर्क्स है, इसका दिल्ली सल्तनत के बारे में बात हो रहे हैं। देन हमारे पास कौन आते हैं, मुगल्स, फिर इनके बारे में बात होती है, मुगल्स के बारे में। बाबा एक बात बताओ यार, हमने तो दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, मैक्सिमम एक्सपेंशन दिल्ली सल्तनत में किसका समय हुआ, तुगलक पीरियड में। और तुगलक में पर्टिकुलरली बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। क्यों करते हैं मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि तुगलक के समय हम देखते क्या है कि दिल्ली सल्तनत में नॉर्थ और साउथ दोनों को यूनिफाई करने की कोशिश की गई। सो देयर वाज अ थिंग कि हम देखेंगे कि इसको फर्दर कंसोलिडेट किया गया मुगल पीरियड में, अकबर, जय जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन वो बिकम पॉसिबल।
पॉलिटिकल इंटीग्रेशन वॉज पॉसिबल, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो पाया हमारा। पॉलिटिकल, ये थोड़ा सा मजा नहीं आया, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है वो हो पाया। इंटीग्रेशन, इससे पहले तो हम लोग टूटे हुए थे, स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड, एंड जो है मुगल्स ने इसे क्या किया, कॉन्सोलिडेटेड। कॉन्सोलिडेटेड, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो पाया, ठीक है, दिस इज वाली थी, एक थी। नाउ सो ये हमने देखा, तो एक जो पॉसिबल बात हो पाई वो ये था, दैट वाज कॉल्ड व्हाट, कंसोलिडेशन, एंड व्हाट आई से इंटीग्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो टर्किश एंड मुगल सिस्टम रिमेन्ड लार्जली कन्फाइंड टू नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, इनडायरेक्टली इट अफेक्टेड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आल्सो, ठीक है ना। हाँ, अब चूंकि ये था, इनका जो है सीट ऑफ पावर कहां था, नॉर्थ इंडिया में था, तो प्राइमरली ये पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन हो पाया, दैट could take place in North India, but it also influenced the other parts of the country as well, ठीक है। Now coming to the other aspect, ठीक है, अब पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया, तो आपको मैं बताऊं पहले पे क्या हुआ, क्वाइंस के बारे में। अब ये देखो यार, क्या है हमारे पास, क्वाइंस, institution of well minted currency based on silver, development of roads, preference for city life had direct impact on the growth of trade and handicrafts। अब तो पहला आपने देखा कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन हुआ, दैट टुक प्लेस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन हो गया। और जब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन हुआ एक वास्ट एम्पायर के ऊपर, तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक यूनिफिकेशन भी होगा। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का मतलब जहां तक पूरे जिस राज्य का राज्य होगा वहां पर उसके ही सिक्के चलेंगे, अदरवाइज में छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटी, छोटे छोटे राज्य आएंगे, सब कहेंगे हमारा सिक्का अलग है भैया, हमारा सिक्का अलग है, हमारा सिक्का अलग है। सो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन वॉन्ट बी पॉसिबल। सो इट वुड बी अ पॉसिबिलिटी तब होगा जब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन होगा। जब इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनिफिकेशन कर डाला तो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन भी हो गया। और इसमें हम देखेंगे कॉइन्स एंड करेंसी का सर्कुलेशन, और साम्राज्य हमारा है बाबा, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम तो रोड्स वगैरह भी बनाएंगे, रोड्स भी बन गया, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। रोड्स का डेवलपमेंट हुआ, कॉइन्स करेंसीज आ गए, तो जो क्राफ्ट था, जो हमारा लोकल क्राफ्ट था, जिसको कि आप इंडस्ट्री कह लीजिए, दैट वाज काइंड ऑफ डोमेस्टिक, ठीक है ना, हमारे हैंडीक्राफ्ट वगैरह ही चलता था सब कुछ, उसको भी बूस्ट मिलना शुरू हो गया। इस सभी के वजह से होता क्या है कि 17th सेंचुरी में हम देखेंगे क्या कि हमारे यहाँ जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, या पर्टिकुलरली हम बात करें हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में, दैट वाज एट इट्स क्लाइमेक्स, वो शिखर पे था। सो ट्रेड एंड handicraft which reached its climax during the 17th century. Got me? This is the one other aspect. Now, अब इतनी बातें क्या है, यूनिफाइड रूलिंग क्लास कंसिस्टिंग ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज, ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। Under the Mughal, political integration was accompanied by deliberate effort to create a unified ruling class consisting of Muslims and Hindus। जो मुगल्स ने किया, खास करके अकबर के समय से शुरू किया गया, कि हमारे पास जो ब्यूरोक्रेसी आ रही थी, जो हमारे पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन रहे थे, उसमें हमारे पास हिंदू और मुस्लिम दोनों आ रहे थे, ठीक है ना। और इट वाज जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब आई मीन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, ये जो ब्यूरोक्रेसी था, दैट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एंड इट वाज डिपेंडेंट लार्जली ऑन द मोनार्क, दैट इज कॉल्ड बादशाह, ठीक है। उसके देखेंगे फिर इन्होंने क्या किया, तो अब तो एक तो हम देखते हैं, यहीं पर दो बातें समझा देता हूं आपको पहले, कि मुगल्स के वक्त में हमने क्या देखा, मुगल्स के वक्त में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, कि जो ब्यूरोक्रेसी वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा तुम इधर, ऑर्गेनाइज्ड, चलो मुझे कलर चेंज करना, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहे, ओके, ब्यूरोक्रेसी वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, कुछ बातें और की जाए। उसके बाद अब ये देखो यार, अब आ जाओ, देखो, दिस इज योर मुगल पीरियड, है ना, मुगल
ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, it was composite, it was composite as well, it was composite, composite का मतलब क्या है, क्योंकि इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, ऑर्गेनाइज्ड है बट डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट ऑन द बादशाह, ऑन बादशाह, मूवी नहीं है यार, शाहरुख खान नहीं, ठीक है। कंपोजिट बिकॉज हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, बट इसके अंदर एक चीज और देखिएगा, जब आप रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे तो आपको लैंडेड एरिस्टोक्रेसी दिखाई देगी। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, जमींदार्स दिखाई देंगे, फिर आप देखेंगे जागीरदार्स भी दिखाई देंगे, है ना, जागीरदार्स भी आएंगे, जागीरदार्स भी आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि कुछ केसेस में जो है जमींदार के पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मिलेगी, ठीक है। जागीरदार के पास जो है, जो मनसबदार होंगे उनके पास नहीं होती है जिम्मेदारी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इनके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अगर हो गई जमींदार के पास, जागीरदार के पास नहीं है, वो उनका काम है रेवेन्यू कलेक्शन का। अदर ऑफिसर्स होते थे जागीरदारी सिस्टम में जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे, बट इसका मतलब क्या हो गया कि जो कुछ भी है एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर इनके पास क्या है, मिलिट्री एलिमेंट, मिलिट्री एलिमेंट भी आपको दिखाई देगा, एलिमेंट दिखाई देगा, ठीक है। और ये कौन है, दे आर समथिंग लाइक फ्यूडल, फ्यूडल है, सामंती है, तो इसका मतलब इसका जो फीचर होगा दैट वुड बी व्हाट, फ्यूडल एज वेल, फ्यूडल एज वेल, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। सो व्हाट इज योर आई मीन मुगल ब्यूरोक्रेसी, अगर हम लोग बात करें तो ये जो मुगल ब्यूरोक्रेसी है बॉस, ब्यूरोक्रेसी वो है ये, इट इज कंपोजिट बिकॉज इट इज हैविंग बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स, ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी आपके पास है, इलैबोरेटेड ब्यूरोक्रेसी है, बट ये जो ब्यूरोक्रेसी आपके पास है दैट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द बादशाह, ठीक है ना, यानी कि बादशाह की पर्सनालिटी पर डिपेंडेंट है। इसके अंदर आप फ्यूडल एलिमेंट्स भी देखेंगे, फ्यूडल ट्रेट्स भी दिखाई देंगे, और इस कुछ एलिमेंट में आप इसको देखेंगे कि मिलिट्री एलिमेंट्स भी आपके पास यहां पर आपके पास अवेलेबल होगा। So that I was talking about. Mughal nobility was organized as a bureaucracy dependent on the monarch. Income mainly is cultivated this property. Collection of this last line was somewhere कि जो है maintained by the state in return and the historians. Partly क्या है military भी है, ठीक है ना, और partly जो है ये feudalistic भी होगा. It must be somewhere here. ठीक है. Anyways, तो इतनी बातें हमारे पास हो गई. Now bureaucracy के बाद डिफेंस के बारे में बात करें. डिफेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखिएगा कि कई लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास होती है। टर्क्स ने भी, टर्क्स के समय भी ऑनस्लॉट हो रहा है मंगोल्स का, टर्क्स का मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास यार हमारे जो आई मीन व्हाट आई से हमारा जो इंडिया है, जो हमारा इंडिया के अंदर जो हमारी कैपिटल है, जो हमारा किंगडम है यार, वो तो प्रोटेक्टेड है ही नहीं, वो प्रोटेक्टेड है ही नहीं। इसके ऊपर तो नॉर्थ वेस्ट से बहुत सारे आक्रमण हो रहे हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में जब आक्रमण हो रहा है, मंगोल्स आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, तो इन्होंने कई डिफेंस लाइन क्रिएट करना शुरू किया। तो टर्क्स ने अपने डिफेंस को मजबूत करना शुरू कर दिया, और जो वल्नरेबिलिटी थी फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसको उन्होंने चेक करने की कोशिश करी, उनको उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। कॉन्ट्रीब्यूशन टू टर्क्स was defense of the country. Mongols onslaught ये था 200 for 200 Mughals were able to secure northwest frontiers from India from the foreign invasions. बट जैसे ही आप देखेंगे कि बादशाह सलामत पे ही तो ब्यूरोक्रेसी डिपेंड थी, बादशाहत कमजोर हुई, यानी कि बादशाह महाराज हमारे कमजोर हुए, नतीजा क्या होता है, बादशाह की कमजोर होते ही, बादशाह मतलब शाहरुख खान जी के कमजोर होते ही हम देखेंगे क्या कि जो वीक सक्सेसर्स आने शुरू हुए, उसकी वजह से हमारे यहाँ नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आए, और इंडिया में जो है हमारे यहाँ क्या बाहरों का आक्रमण आना शुरू हो गया। लेकिन जब तक ये लोग प्रोटेक्टेड थे, जब तक ये मजबूत थे, तब तक हमारी नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री दैट वाज वेल प्रोटेक्टेड, और कोई हमारे यहाँ अब यहाँ पर इन्वेजन नहीं हुआ। और ना ही हम देखेंगे इस वक्त अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त हमें दिखाई क्या देता है कि कोई भी यूरोपियंस भी आने की कोशिश यहाँ नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे ही ये कमजोर होंगे, इनकी स्थिति कमजोर होगी, वैसे हमारे यहाँ ऑनस्लॉट्स आने शुरू हो जाएंगे।
ये बातें समझ में आई थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो इन्होंने डिफेंस का पूरा ध्यान रखा, ठीक है। लेकिन जैसे ये कमजोर होंगे तो ये आगे ऑनस्लट्स होना शुरू हो जाएगा। इंडियाज रिचनेस enticed यूरोपियंस, ठीक है। इंडियाज रेपुटेशन, इंडिया का रेपुटेशन क्या था? मसाले वाली जगह है भाई, खूब मसाला है यहाँ पे। मसाला समझते हैं, ये जायके का ही मसाला नहीं होता है, हमारी लाइफ में भी आप देखेंगे काफी कुछ मसाले होते हैं। हाँ, सो यहाँ पे बहुत सारे मसाले हैं, लॉट्स ऑफ स्पाइसेस। समझ पा रहे हैं? कुछ मीठा वाला, कुछ तीखा वाला, कुछ करवा वाला। सो दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पाइसेस यू विल हैव। सो केवल जायके की बात नहीं है, बल्कि लाइफ में भी स्पाइसेस का होना भी जरूरी है। बट इंडिया एक्चुअली वाज नोन फॉर द लैंड ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। स्पाइसेस। दूसरा, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, थोड़ा अच्छा पहनना चाहिए। क्या कमी थी भारत में? जाके भारत की मूर्तियों से पूछिए जा करके, भारत जो प्राचीन भारत में जो मूर्ति कला थी, वहां के कपड़ों को जाके देख करके आइए। मॉडर्न जमाने में क्या जो है फैशन टेक्नोलॉजी, जो फैशन डिजाइनर्स होंगे उतने अच्छे डिजाइन कर पाएंगे जो उस समय के कपड़े डिजाइन हुआ करते थे? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो हमारे टेक्सटाइल भी बहुत ही डेवलप थे, ठीक है। तो हमारा जो टेक्सटाइल है, मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज ऑल्सो नोन टू द यूरोप। सो स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ठीक है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ईस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग ईस्ट अफ्रीका। अब क्या हुआ कि ये मसाला है, अरे मसाला के लिए तो लोग भाई कोशिश करेंगे ना, मसाला तो चाहिए होगा। क्या कहते हैं, नॉन वेजी हैं? मेरी तरफ मत देखिए। अब कभी आपने नॉन वेजी लिया और आपने इसे उबाल के खा लिया, क्या मजा आया? जब तक उसके अंदर स्पाइसेस तगड़ा वाला नहीं गया तब तक खाने का मजा नहीं आया, ठीक है। तो आपके नॉन वेजी में स्पाइसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। और इस जो नॉन वेजी है आपके लिए, वो अपर लैटिट्यूड के लिए एक एसेंशियलिटीज हैं कि भाई ठंडे प्रदेशों में आप रह रहे हैं तो गर्म खाना खाना पड़ेगा। तो भाई उनके लिए जो है नॉन वेज ही उनका जो है सो उनका मेन फूड है। तो यूरोप से जो अपर रीजन से लोग आ रहे हैं तो उबला हुआ खाना खा रहे हैं। अब हमारे यहाँ आए तो भाई हमने मसाला दे मारा, तड़का लगा दिया, ले तड़का। अब तड़का खाए तो उनको लगा कि अरे यार इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो स्पाइसेस के लिए मार होनी शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे जो मलमल के कपड़े थे ना, उसको पहनने का भी आनंद अलग था, उसके लिए भी मार्केट जबरदस्त पकड़ा हुआ था। यूरोप तक गया, ईस्टर्न अफ्रीका में भी गया। अब क्या यूरोप वालों के पास कुछ तो ऐसा नहीं कि हमको ला के दें, तो जो यूरोप ने ईस्ट अफ्रीका से कमाया, जो गोल्ड वोल्ड आप जानते हैं सब लेकर के, वो वापस इंडिया में ड्रेन होना शुरू हो गया, वो वापस इंडिया में लेके आना शुरू कर गया, ठीक है। ये बात समझ पा रही है? तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिला, ठीक है। और यही कारण था कि यूरोपियन कंट्रीज डायरेक्टली क्या कर रहे थे, इस ट्रेड में अपना मुनाफा कमाना चाहते थे, इसलिए अपना डायरेक्ट रिलेशनशिप यहां स्टैब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। समझ गए? ठीक है। तो हमारे यहां कुछ जम करके पैसा वैसा सिल्वर एंड गोल्ड आना शुरू हो गया, ठीक है ना। अब क्या है कि यही प्रोसेस आगे कॉलोनियलिज्म की तरफ लेके जाएगा। जितने भी यूरोपियन थे, चाहे वह स्पेनिश हो, पोर्तुगीज हो, डच हो, डैन हो, ब्रिटिशर्स हो, फ्रेंच हो, सब लगे इंडिया की तरफ आने, ईस्ट की तरफ। और इनमें से उन सभी को स्टेट का सपोर्ट जरूर था। कई जगह तो स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब आएगी तो दैट वाज अ स्टेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी इंडिया जब आ रही थी। बाकी कंपनियां तो भाई प्राइवेट कंपनियां थी, यानी कि स्टेट का जम के सपोर्ट मिला, चलो लेके चलो और इंडिया की टेरिटरी को कनकर करो, ठीक है। समझ पा रही है? अब हुआ क्या कि जब स्टेट का सपोर्ट रहा तो अब इस मैकेनिज्म को जो मैंने समझाया कि उनके पास देने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो सोना ही चांदी देंगे। तो प्राचीन भारत से ही आपने देखा होगा, प्लिनी रो रहा है क्योंकि भारत में सोना आ रहा है, यहां से काली मिर्च जा रही है, ठीक है। प्लिनी रो रहा था हिस्टोरियन कि इतना ज्यादा रोया, कहा कि भाई सब तो भारत में सोना जा रहा है रोम से, और वहां का काला मिर्च हमारे यहाँ आ रहा है। तो उन लोगों को लगा कि भैया इन लोगों को इंडियंस को देने के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, यूरोप में तो ये बात चल रही थी, तो करो क्या, तो काम करो, जितने भी ट्रेडर्स आ रहे थे ना
अब उन्होंने क्या किया, स्टेट ने उनके ऊपर फोर्स देना शुरू कर दिया। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्ट्री के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी विच इज कमिंग इनटू इंडिया ऑन द चार्टर गिवन बाय द ब्रिटिश क्वीन। लेकिन बाद में ही गवर्नमेंट क्या करेगी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड करेगी और ट्रेड अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद खत्म कर देगी। इसका मतलब क्या है कि अब ये लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां पर पॉलिटिकल पावर बनना चाहेंगे। पॉलिटिकल पावर बन करके वो यहां की इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहेंगे और इंडिया का सामान, दैट इज कॉल्ड इंडियन परचेजेस, इंडिया के पैसे से ही करेंगे, ताकि उनका जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है इस ट्रेड में वो ना हो। क्योंकि भाई हमारे पास तो कुछ चाहिए नहीं, हमको हमारे पास सब कुछ है, अब ला के क्या देंगे, सोना चांदी ला के देंगे। और जो वहां सोना चांदी ला के दे रहे हैं तो थोड़ा बुरा लग रहा है भाई, काहे को हमारा सोना लेके जा रहे हैं, क्यों अपना सोना लेके जा रहे हैं, बेटर है कि वहीं कमाओ वहीं पे खपाओ। तो उन लोगों ने एक चाल चली कि भाई इस पूरे मैकेनिज्म को रिवर्स कर दिया और यहीं से पैसा उगाना शुरू कर दिया और इंडियन परचेजेस करने शुरू कर दिया, इंडियन परचेजेस। ठीक है, अब आइए डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, अपॉर्चुनिटी फॉर द यूरोपियंस। ये तो बड़ी अच्छी बात है आ गई भाई। अब जैसे देखेंगे कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि जब तक यूरोप मुगल्स बहुत मजबूत थे तब तक यूरोपियन नहीं आए, लेकिन जैसे यूरोपियंस ये इनका डिक्लाइन हुआ मुगल्स का, वैसे यूरोपियंस आना इंडिया में शुरू कर देंगे, मतलब उनका पोजीशन यहाँ कॉन्सोलिडेट करना शुरू कर जाएगा। रीजन व्हाई इंडिया अदर एशियन कंट्रीज could not develop as rapidly as the European nations in the economic and the scientific field, क्यों नहीं कर पाए? अगर कही जो बात मैंने कही थी आपसे पहले कि भाई भारत क्यों नहीं डेवलप कर पाया, अदर एशियन कंट्रीज क्यों नहीं डेवलप कर पाए जो यूरोप कर पाया, तो इसके पीछे कुछ पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हिस्टोरिकल फोर्सेस थे, क्या हमारे अंदर कमियां रह गई थी जिसकी वजह से हमारा प्रोग्रेस उतना नहीं हो पाया। आपने देखा ये जितने भी यूरोपियंस आ रहे थे ना, सब घोड़े पे बैठ के नहीं आ रहे थे, सब जहाजों में लद लद के आ रहे थे। उनका जो नेवी था, नेविगेशन था, दैट वाज क्वाइट स्ट्रांग। और इस समय सी ट्रेड करना, वो जो ट्रेड था दैट वाज थ्रू सी। तो जिसने सी को कंकर किया उसका ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो एक तो ये बात थी कि मुगलों का कोई इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था सी के अंदर, ठीक है ना, नो इंटरेस्ट। While the Mughal rulers were quick to recognize the importance of foreign trade and for that reason gave patronage and support to the Europeans companies, they had little understanding of the importance of naval power in economic development. इन्होंने सबको आश्रय दिया, आए पत्र लेकर के, हुजूर कैप्टन हॉकिंस आ गया, सर थॉमस रो आ गए, सर दे दीजिए, कुछ मौका दीजिए, हम कुछ व्यापार कर लें आपके यहाँ से, कुछ कमा खा लें हम। लेकिन यही जब कमजोर होंगे तो यही हमारे ऊपर चढ़ के नाचना शुरू करेंगे, कंट्रोल करेंगे और कहेंगे कि भारत को हमने बेखबरी के दौर में जीत लिया, हमारा कोई प्लान ही नहीं था, ये तो लोगों ने हमें मौका मिल गया और हमने यहाँ रूल करना शुरू कर दिया, सभ्यता बनानी शुरू कर दी यहाँ पे। ठीक है, एनीवेज सम अदर टाइम। ठीक है, तो इतनी बात समझ पा रहे हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड फॉर दैट रीजन गिव पैट्रोनेज एंड सपोर्ट टू द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, ये हुआ, देना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने कभी भी नेविगेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो नतीजा क्या हुआ, ये यहाँ पे मजबूत हो गए, फॉरेनर्स आकर के, यूरोपियंस आकर के, और हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को ले जाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक तो हमारे पास नवल पावर का कमजोर होना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैकवर्ड होना हमारे लिए बैकवर्डनेस का कारण बना। हमारे पास मैकेनिकल क्लॉक which brought together the European inventions in the field of dynamics not produced in India during the 17th century. Superiority of Europeans in the field of artillery freely acknowledged. और देखेंगे कई डेवलपमेंट्स वहाँ हो रहे थे यूरोप में, हम लोग उससे देखकर भी अपने यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे थे। हमारे यहाँ घड़ी के बारे में बात करें, छाव कहाँ तक आया, देख करके हमने देखा कि अच्छा शाम हो रही है, अच्छा सुबह हो गई, दोपहर हो गया। ठीक है, दिस वॉज अ थिंग। आपके पास आज पढ़ाई करते हो यार, यूपीएससी करते हो, कितने घंटे पढ़ते हो 24 घंटे में से? तो आज बताना आसान है कि सर 3 घंटे में यहाँ, 4 घंटे वहाँ, 1 घंटे इधर, 8 घंटे उधर, ऐसे आप बता दीजिए। 8 घंटे सो लिया, 1 घंटे में अपना डेली कोर कर लिया, एक आधे घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ये कर लिया, वो पढ़ लिया, ऐसे कर लिया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप यू आर मोस्ट एफिशिएंट गाइस, कि आपने अपने टाइम पीरियड, अपने टाइम को पूरे तरीके से आपने डिवाइड कर रखा है, सो कि आपका जो एफर्ट है, जो आपका मेहनत है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। लेकिन यहाँ पर तो वो बातें नहीं थी, आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आ पाएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, एक काम पर था, हमने कुछ भी अगर लिखा, यूरोप से अगर लिया
तो हम देखते क्या है, हमने उसको सीखा भी तो भाई उसको हमें बहुत ज़्यादा उसको डिस्प्ले नहीं किया। यानी कि कुछ भी अगर हमने सीख लिया कि भाई आर्टिलरी कैसे बनाते हैं तो उसको इनकरेज भी ज़्यादा नहीं किया, आ रहा है बाहर से आने दो भाई काम करो, चलो यही सारी बातें थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई लिखाई था ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था बॉस। साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होने का मतलब समझ रहे हैं, बुझा रहा है आप लोगों को क्या? साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक सोच नहीं था ज़्यादा हमारे अंदर, हम ज़्यादा बदर होते ही नहीं थे। पुराने किस्सा कहानी में इंटरेस्ट रहता था, यानी कि ओल्ड स्टोरीज, जो पास्ट लर्निंग्स है हमें उसी में इंटरेस्ट है, हम वही अपनी बात करेंगे। हमारा लाइफ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या था? वही हमारा शास्त्र वास्त्र वो सारी चीज़ों को पढ़ना, हमें जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ना। हमने कभी वैज्ञानिक सोच बहुत ज़्यादा दिया नहीं, हमने जो समझ लिया वही अपना समझ करके हम ज्ञान ज्ञान के अंदर अपने पास ही रख लिया। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो एम्फेसिस था दैट वाज ऑन पास्ट लर्निंग्स। पास्ट लर्निंग्स के अलावा वी वर टू मच इनटू द फिलॉसफीज, मेटाफिजिक्स, इन सभी में हमारा इन्वॉल्वमेंट था। नतीजा क्या हो गया, हमारे यहाँ कोई साइंटिफिक या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हम डेवलप नहीं कर पाए। बेचारा अकबर कुछ कोशिश भी करता है सेकुलर एजुकेशन के तरफ ले जाने के लिए, कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए, विरोध होना अंदर से शुरू हो गया। क्या कर रहे हो बाबा, हाँ क्या कर रहे हो, क्या लौकिक पढ़ाई पढ़वा रहे हो, विज्ञान विज्ञान गणित वणित ये मत पढ़वाओ उड़वाओ, जो चल रहा है वो सिस्टम करो। अकबर बेचारे को भी बो डाउन करना पड़ा। अकबर द ग्रेट, उसने मतलब इसका बो डाउन करने का मतलब क्या है कि उसने भी इसे शुरू तो किया लेकिन इसको वो रूप नहीं दे पाया, उस हाइट तक नहीं ले जा पाया जहां इसको ले जाना चाहिए था। सो वी वर टू मच इनटू दिस सिस्टम, ठीक है। The skill of the Indian artisans and their ability in large numbers। एक दूसरी बात और भी थी, साथ ही हाथ बढ़ाना। गाना सुना होगा आपने, पुराने जमाने में इंटरेस्टेड होंगे तो पुराने जमाने में, पुराने जमाने के गानों में साथ ही हाथ बढ़ाना क्या मतलब है इसका भैया? यूरोप में जाइए, मशीन जरा हाथ बढ़ाना, इसका मतलब हम बहुत स्किल्ड आर्टिजन्स हैं, हमारा क्राफ्ट्स बनाने का स्किल बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया बनाते हैं। कितने दिन बनाते हैं साहब? एक साड़ी बनाने में 6 महीने लग जाता है। अच्छा बना लिया, प्रिंटिंग किया, ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हुई, लगा दिया मशीन के अंदर में। हम एक दिन में हम इतना बनाए 6 साल में नहीं बना पाएंगे आप साड़ी बन के तैयार। नतीजा ये हुआ कि हमारे स्किल्ड वर्कर थे और दे वर वेरी गुड इन नंबर। तो जो हमारी जरूरत थी, जितना हमें उत्पादन करना था, जो मैन्युफैक्चर करना था, चाहे डोमेस्टिक नीड के लिए या बाहर हमको व्यापार करने के लिए, सब मिलके बना लेते थे। तो हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हो पाया, इंडस्ट्री के लिए मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हो पाया। दैट्स अनदर फैक्टर जिससे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। एक सिस्टम और भी है, कास्ट ब्रीडिंग, एन एटीट्यूड ऑफ इंसुलैरिटी एंड कंजर्वेटिज्म, हाउएवर अ मैटर ऑफ डिबेट। जो कास्ट सिस्टम भी है वो भी एक तरीका इंसुलैरिटी का काम करेगा, डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होने देगा। खैर ये मैटर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम में भी हिंड्रेंस आपको देखने होगा, भाई इनका बनाया हुआ नहीं पहनना है, इनका बनाया हुआ पहनना है, एक्सेट्रा, दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना, वाज देयर। नाउ अब इन सभी के बावजूद भी हम देखेंगे डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड शुड नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ। इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। क्या हुआ, इन सभी के बावजूद भी हम देखते क्या है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ ही, कल्चरल इंटीग्रेशन भी हुआ, ठीक है ना। Indian society was one of the few societies of the world which was able to develop a more or less unified culture, difference in races, religion and language के बावजूद। यूनिफाइड कल्चर को हम देखें तो हम देखेंगे क्या, reflected in an outburst of creative activity which makes the 17th century a second classical age, second classical age बनाया। In the south जो चोला ने शुरू किया उसे विजयनगर ने कुछ समय तक आगे बढ़ाया। इसके अलावा बहमनी किंगडम and its successor states contributed to cultural developments in various fields as well. Rich cultural development in the various regional kingdoms during the 15th century were to some extent integrated in the new cultural forms developed by the Mughals as well. Economic development and growth period was marked by economic development and growth, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपेंशन भी हुआ। द ग्रोथ वाज अनइवन इन डिफरेंट एरियाज ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस, ये इंपॉर्टेंट बात है। बट जो ग्रोथ का पैटर्न है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, कहीं थोड़ा कम हो रहा है।
ठीक है। सो इसमें देखें अपार्ट फ्रॉम गंगा वैली हम देखें तो कुछ और सेंटर अपार्ट फ्रॉम गंगा वैली में खूब डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, मुगल्स के समय भी, टर्क्स के समय भी। उसके बाद जो कुछ सेंटर्स थे जिसे गुजरात में डेवलपमेंट हुआ, एक तो गंगा वैली में, दूसरा देखें गुजरात में, एंड उसके बाद हम देखें वेस्टर्न कोस्ट पे, कोरोमंडल कोस्ट पे, ठीक है ना, एंड कोरोमंडल कोस्ट पे भी, ईस्टर्न कोस्ट पे भी, ठीक है ना, एंड बंगाल में भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ पा रही हैं? देन would India have continued to progress economically and even attained an industrial revolution of its own if the Mughal Empire had continued? कहते हैं क्या कि मुगल एम्पायर अगर रहता तो भारत शायद इकोनॉमिकली एंड अपने आप का मतलब डेवलप कर पाता, प्रोग्रेस कर पाता, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी यहाँ हो पाता. While trade and manufacturing continued to expand during the 18th century despite the downfall of the Mughal Empire, it remained backward compared to Europe. हम देखेंगे मुगलों के डिक्लाइन करने के बावजूद भी हमारे यहाँ जो है सो देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि यूरोप में हुआ. हम यहाँ पर उनसे हार गए, पीछे हो गए. उसके पीछे कारण थे, not only in the field of science and technology but in all other field as well. इकोनॉमी में भी most of the manufacture remained small in scale with hardly any machine, क्योंकि हमारे भाई जो है मैनुअल वर्क ज़्यादा था हमारे यहाँ, विद द वर्कर्स यूजिंग द सिंपलेस्ट टूल्स. कोई हमारे पास मशीन बहुत ज़्यादा नहीं था. कॉन्सिक्वेंस ये हुआ उसके फिर हमारे पास क्या है, स्किलफुल क्राफ्ट्समैन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा थे. मशीन को आने नहीं दिया कि भाई हाँ भाई मशीन आएगा तो भाई हम कहाँ जाएंगे. हिज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी रिमेन्ड लो, ठीक है ना. नतीजा क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन मशीन करते थे वो हम कर नहीं पाए, एफिशिएंसी भी हमारी लेस रही. नॉर कुड द आर्टिजन डेवलप इनटू ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एज इन द वेस्ट, बोथ बिकॉज ऑफ कास्ट एंड मोस्ट आर्टिजन हैड लिटिल वे ऑफ कैपिटल. दूसरी तरफ देखेंगे क्या कि ये जो हमारे यहाँ शिल्पकार थे, जो आर्टिजन्स थे, वो यूरोप की तरीके, यूरोप में क्या ये शिल्पकार क्या हो गया, आगे एंटरप्रेन्योर्स बन गया, अपना ही बिजनेस डाल दिया, धंधा करना शुरू कर दिया. लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि हमारे यहाँ कि जाति व्यवस्था के हिंड्रेंस की वजह से, कास्ट सिस्टम के हिंड्रेंस की वजह से, और दूसरा हमारे यहाँ कैपिटल की कमी की वजह से, कि भाई इनके पास था ही नहीं, तो बार्टर सिस्टम पे सब कुछ चलता था. हमें अरे धनिया ला भाई, दूध का सामान दे जा, अरे रामू काका लकड़ी का सामान दे जा भाई, अरे सामू काका लोहे का सामान दे जा भाई, ले जा भाई हमसे अनाज ले जा. तो दिस वाज द सिस्टम. तो हमने कभी वेल्थ का फॉर्मेशन ही नहीं किया. हमने जो उपज किया हमने दे दिया. ग्रामीण व्यवस्था ऐसी ही थी कि कभी हमारे पास नहीं तो सभी लोगों ने मिलकर खिला दिया. तो कभी वेल्थ का क्रिएशन नहीं कर पाए, सो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाया. एंड इट इज वन ऑफ द एसेंशियलिटीज टू डेवलप सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को. अगर डेवलप अगर करना है तो यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ कैपिटल, वेल्थ तो होना चाहिए. तो भैया पैसा था नहीं, और दूसरा कास्ट सिस्टम, दिस वाज अनदर हिंड्रेंस जिसकी वजह से हम डेवलप नहीं कर पाए. इंडिया टर्निंग टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना, फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ द ईस्ट. और हम देखेंगे क्या कि शुरू से ही भारत जो है हम देखेंगे कि एक तरीके से कच्चे माल का जो है निर्यातक ही बना रहा, ना कि कोई डेवलपमेंट ज़्यादा कर पाया, ठीक है ना. सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई बिलीव कि आज आपको एक वो रिलीफ मिला होगा कि जो हमने आपसे कहा था कि भाई हम लोग एक एक करके चैप्टर कवर कर देंगे, टाइम से पहले ख़त्म कर देंगे. और आज शायद 2 अप्रैल है, शायद नहीं है ही 2 अप्रैल, और आपका ये क्लास खत्म हो गया. बीच में थोड़े से हमारे साथ कुछ ट्रेजेडी थी पर्सनल लेवल पे, आई डोंट वांट टू रिट्रीट, ठीक है, जिसलिए आपकी थोड़ी सी क्लासेस थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी. इसलिए अगेन मैं जाते जाते फिर से उसके लिए मैं सॉरी करूंगा. अदरवाइज आपकी क्लासेस टाइम पे जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती. जो आपका जो लॉस हुआ था उधर क्लासेस का, उसको मैंने यहाँ 3-4 क्लासेस करके भी कॉम्पनसेट कर दिया. एंड मुझे लगता है कि आपके लिए सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा. ये पूरा सफ़र हमारे साथ बहुत अच्छा रहा होगा. सो मिलते हैं किसी नए सफ़र में, किसी नए समय पे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स. बाय बाय, टेक केयर.